Hello, class 7th student. Today I am making you understand the remaining part of the chapter 2, nutrition in animals. So, let's start. Our mouth has the salivary gland which secrete saliva. तो जो हमारे मुंह के अंदर जो salivary gland होती है जिससे saliva निकलता है. Do you know the action of saliva on food? तो आपको क्या पता है कि saliva का एक्शन क्या होता है उस फूड पर जो हम खाते हैं. The secretion of salivary gland or saliva is a mixture of water, mucus and enzyme. Which enzyme? Salivary amylase. तो salivary gland से जिस सलाइवा का सिक्रेशन होता है, देखिए जो ग्लैंड है ये सलाइवरी ग्लैंड, इससे जिस सलाइवा का सिक्रेशन होता है वो एक्चुअली मिक्सचर होता है पानी का और उसमें म्यूकस होता है जो उसको लुब्रिकेट करता है, और एक एंजाइम है दैट इज़ कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन, इसका नाम टाइलिन है. तो ये इसका ये मिक्सचर होता है जो सलाइवा होता है. तो इसका जो एक्शन है हमारे फूड पर क्या होता है, देखिए लेट अस फाइंड आउट विथ एन एक्टिविटी. नाउ एक्टिविटी 2.3. Take two test tube, label them A and B. You can see here here are two test tubes. In test tube A, put 1 teaspoonful बॉइल्ड राइस. देखिए एक जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें हमने क्या लिया हुआ है, 1 चम्मच बॉइल्ड राइस ले लिया. ए टेस्ट ट्यूब में देर आर 2 टेस्ट ट्यूब, वन इज़ ए एंड वन इज़ बी. तो इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वी हैव टेकन बॉइल्ड राइस एंड इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 teaspoonful ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes. अब जो बी वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें भी हमने बॉइल्ड राइस लेना है, लेकिन उसको लेने से पहले हमने अच्छी तरीके से मुंह में रख के उसको चबाना है. 3 से 5 मिनट तक उसको चबाना है ताकि उसमें जो सलाइवा है वो मिक्स हो जाए. तो सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने वो लेना है. नाउ ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स. अब उसमें 3 से 4 मिलीलीटर वाटर जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने डाल देना है. एज यू कैन सी द फिगर 2.4. ऐड नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व. अब 2 से 3 ड्रॉप जो है आयोडीन का सोल्यूशन इसमें डाल देना है दोनों टेस्ट ट्यूब में. इन इक्वल क्वांटिटी में हमने डालेंगे. अगर 3 ड्रॉप्स डाली आयोडीन सोल्यूशन की ए में, तो हम बी में भी उसको 3 ड्रॉप ले लेंगे. वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब. अब देखिए जैसे ही हम इस आयोडीन को डालते हैं, आयोडीन के ड्रॉप्स को डालते हैं, तो चेंज कलर में जो है चेंज आ जाता है. तो डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर. अब इस रिजल्ट को अपने क्लासमेट के साथ या अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए. द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू ग्लूकोज. तो होता इनटू शुगर्स और ग्लूकोज. तो जो सलाइवा है, जो सलाइवरी ग्लैंड से जिसका सिक्रेशन होता है, जिस सलाइवा का जो कि मिक्सचर है आपका किसका, वाटर, म्यूकस और एंजाइम का, दैट इज़ कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन, इनका मिक्सचर है ये. तो ये क्या करता है, सलाइवा जो हमारे फूड में जो स्टार्च होता है, जो हम रोटी खाते हैं या जो चावल लेते हैं जो उसमें स्टार्च होता है, आपको मालूम है कि फूड में हमारे स्टार्च होता है, तो उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कर देता है, उसमें तोड़ देता है, शुगर में ब्रेक कर देता है. तो द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी. अब आपको मालूम है जो टंग है वो क्या है, एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे बकल कैविटी के फ्लोर पर अटैच्ड रहता है. इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन. अब ये फ्रंट में क्योंकि बैक साइड से अटैच्ड है, तो फ्रंट में ये आपको मालूम है कि फ्री होता है और ऑल डायरेक्शन में हम इसको अंदर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. तो डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग. क्या आपको पता है टंग का फंक्शन क्या होता है. वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग. हम बोलने के लिए यूज़ करते हैं, टंग ना हो तो बोल भी नहीं पाएंगे. बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग द फूड. अब ये क्या करता है, एक तो मालूम है आपको बोलने के लिए हमारा जो टंग है वो काम आता है, और इसके अलावा जो इसका काम है वो क्या है, ये सलाइवा को हमारे फूड के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देता है आफ्टर च्यूइंग, और फूड को निगलने में भी हेल्प करता है. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग. और टंग की हेल्प से हम फूड को टेस्ट भी कर पाते हैं. मतलब बिटर टेस्ट कहाँ पर होता है आपका, और जो सॉल्टी टेस्ट है वो कहाँ पर होता है, इसके टेस्ट बड होते हैं, तो वहाँ उससे हम क्या कर सकते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं. इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स एंड डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. तो जो टंग है हमारी उसमें टेस्ट के बर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट टेस्ट को फूड के डिटेक्ट करते हैं. वी कैन फाइंड आउट दी
वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी को करके हम टेस्ट बर्ड की जो पोजीशन है, टेस्ट बर्ड में कौन सा जो पोजीशन है वो कौन से टेस्ट को डिटेक्ट कर दिए, उसको इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो वी विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन होम। Prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice solution, sugar of juice of crushed neem leaf और bitter gourd। मीन्स जो शुगर सोल्यूशन है वो हमको स्वीट टेस्ट देगा, कॉमन साल्ट सॉल्टी टेस्ट देगा, लेमन जूस जो है वो हमको सोर टेस्ट देगा, और जूस है नीम लीफ का वो हमको बिटर टेस्ट देगा। तो इसलिए अलग अलग टेस्ट के हमने सैम्पल ले लिए। नाउ ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हिम और हर टू टेक आउट टंग एंड कीप it in straight and flat position। तो you are not in school, तो you can do it this activity in your home with your brother and sister। तो अपने किसी को ब्लाइंड फोल्ड कर दीजिए, अपनी जो ब्रदर या सिस्टर है उसकी आंखों में पट्टी बांध दीजिए, और उसको टंग बाहर निकालने के लिए कहिए, और उसकी जो टंग में अलग अलग पोजीशन में इनको रखिए शुगर, इनको और टेस्ट करने की कोशिश कीजिए, उनसे कहिए कि टेस्ट करें इसको। यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट the above samples one by one on different areas of the tongues as shown in figure 2.6। यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैम्पल। अब एक नया टूथपिक लेना हर सैम्पल के लिए, बिकॉज एक ही अगर हमने शुगर उस टूथपिक से लिया है, फिर हमने सॉल्ट भी उसी से लिया, तो दोनों टेस्ट मिक्स हो सकते हैं। दैट इज़ वाई। एंड दीज आर द एरियाज, वी कैन सी द एरिया। देखिए ये स्टार्टिंग के कहीं पर यहाँ पे रखना है, जो आपने सैम्पल लिया, जो टूथपिक से सैंपल लिया पहले यहाँ रखिए। हर एक सैंपल को एक टूथपिक से पहले इस फ्रंट एरियाज़ में रखिए, फिर इस एरिया में रखेंगे, नेक्स्ट इस एरिया में रखेंगे हम। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी शुगर एंड बिटर सब्सटेंसेस। और अपने क्लासमेट से या फिर अपने जो ब्रदर सिस्टर जिसको भी हमने ब्लाइंड फोल्डेड किया है उससे स्वीट को डिटेक्ट करने के लिए पूछिए उससे कि उसने डिटेक्ट कौन सा किया, स्वीट को कहाँ डिटेक्ट किया, सॉल्टी टेस्ट को कहाँ पर किया उसने, और जो खट्टे का टेस्ट है उसने कहाँ किया, जो कड़वे का टेस्ट है उनको डिटेक्ट कहाँ पे किया। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को जो ये एरियाज़ है यहाँ पे लेबल करें आप। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट। अब इस एक्टिविटी को मान लीजिए आपने किसी एक बहन के साथ किया, तो दूसरे भाई के साथ इस एक्टिविटी को घर में आप रिपीट कर सकते हो, अपने मदर फादर के साथ कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट स्वीट्स एंड टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाउएवर if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it। तो नॉर्मली जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए, लेकिन अगर हम अपने दांतों को या मुंह को साफ़ ना करें खाने के बाद, तो जो कुछ भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे मुंह के अंदर ही रहते हैं और वहीं पे ग्रो करते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। अब ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, जो शुगर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये शुगर कहाँ से आया, शुगर या तो हम जो कोई शुगर सब्सटेंस खाते हैं, जैसे चॉकलेट खाया या कोई भी मीठी चीज़ें खाई उनमें हो सकता है शुगर, या फिर हम या रोटी या राइस जो भी खाते हैं, चावल या राइस जो भी खाते हैं, तो क्या होता है जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले सलाइवा में जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, उस रोटी या चपाती में रहने वाले स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो और ये रोटी हमारे या चावल हमारे अगर मुँह में चिपका रह गया तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं इस शुगर को, और क्या रिलीज़ करते हैं इसके बाद, ये एसिड रिलीज़ करते हैं। जो एसिड से क्या होगा, हमारे दांतों में कोरोजन हो जाएगा, और दांतों के ऊपर जो हार्ड सब्सटेंस की जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड द इनेमल, और इनेमल का जो है कोरोजन होने लग जाता है। और जो इनेमल है वो क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हमारी पूरी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और उसके नीचे एक डेंटाइल की लेयर होती है। अब एसिड के बारे में चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे कि एसिड एक्चुअली है क्या चीज़। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। अब एसिड क्या करता है, धीरे धीरे दांतों को डैमेज करने लगता है, क्योंकि बहुत सारा जो एसिड का जो नेचर होता है बहुत कोरोसिव नेचर होता है। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डीके, जिसको हम टूथ डीके कहते हैं, दैट यू कैन सी इन फिगर 2.5। तो दिस वी कैन सी द टूथ डीके structure, we can see the tooth decay. If it is not treated in time, it causes
सेवर टूथ एक्ट एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। अगर टाइम पर इनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा इससे क्या हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है, एंड बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस ऐसे हो सकते हैं कि टूथ लॉस भी हो सकता है, मतलब दांत पूरी तरीके से मुंह से हट भी सकते हैं, उनका लॉस हो सकता है। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डीके। तो जो चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं और सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लेते हैं, कोई भी शुगर के जो प्रोडक्ट हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो ये दांत के जो डीके, दांतों की जो डिस्ट्रॉय होने का मेन कारण क्या है, ये चॉकलेट्स, ये स्वीट, मतलब कहने का मतलब है कि जो मीठी चीज़ें हैं वो हमने अवॉइड करनी चाहिए, वी शुड अवॉइड दैट। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss. And dental floss क्या होता है, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles. तो ये जो डेंटल फ्लॉस है वो एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड की हेल्प से होता है, दैट इज़ ऑफ प्लास्टिक। उसको हम मूव कर सकते हैं जो दांतों के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर, जिससे कि जो ट्रैप्ड पार्टिकल है वो निकल जाते हैं वहाँ पे। तो क्या करना चाहिए, दांतों को साफ़ करना चाहिए, ब्रश से या दातून से साफ़ करना चाहिए, डेंटल फ्लॉस करना चाहिए एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। उसके मतलब कम से कम एक दिन में 2 बार करना चाहिए, ब्रश या जो ब्रश से करना चाहिए, दातून करना चाहिए, और अपने मुंह को मतलब जितने बार भी हम खाना खाते हैं अपने मुंह को धोना चाहिए, हमने गर्गल करना चाहिए। वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और अपने गंदे फिंगर्स को और या कोई भी नहीं धुले हुए ऑब्जेक्ट को, बिना अनवॉश्ड हैं उस ऑब्जेक्ट को मुंह के अंदर नहीं लेना चाहिए। जैसे एज यू कैन सी इन द क्लासरूम योर क्लासमेट ऑलवेज पुट द पेन और पेंसिल टिप्स inside their mouth, so don't do this. Sometimes when you eat in hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation. और कभी कभी क्या होता है, आप जल्दीबाजी में कुछ खाते हो या खाते खाते हंसते हो या बोलते हो, तो क्या हो सकता है, आपको कफ हो सकता है, हिकअप्स हो सकती हैं, हिचकियाँ हो सकती हैं, या कुछ गले में कुछ अटक सकता है, चोकिंग की सेंसेशन हो सकती है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। अब ये इसलिए होता है क्योंकि उस समय पे जब आप खाते हुए बोलते हैं तो क्या होता है, जो विंड पाइप है वो फूड पार्टिकल जो है विंड पाइप में चले जाता है, वो भी ओपन हो जाती है विंड पाइप। जब आप खाते वक्त बोलते हैं तो हमारी जो विंड पाइप है वो भी ओपन हो जाती है, तो हमारे फूड पार्टिकल विंड पाइप में चले जाते हैं। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग्स। और विंड पाइप का जो काम है वो क्या होता है, ये एयर को कैरी करता है, नोस्ट्रिल से कहाँ ले जाता है, लंग्स तक ले जाता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। अब ये फूड पाइप के साथ ही रन करता है, जो विंड पाइप होता है और फूड पाइप दोनों साथ ही रन करती हैं। तो इसमें ऐसा होता है, अगर हम खाते हुए अगर हम बोले तो क्या होगा, क्योंकि दोनों साथ ही हैं तो वो भी ओपन हो जाती है, जो विंड पाइप है वो ओपन हो जाती है, और जो फूड पार्टिकल्स हैं वो विंड पाइप में चले जाते हैं। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। और लेकिन गले के अंदर क्या होता है, थ्रोट के अंदर क्या होता है, जो एयर और फूड है दोनों का जो पासेज है कॉमन पासेज होता है, वो शेयर करते हैं इसको। अब ये होता कैसे होगा, देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो इसका प्रिवेंशन कैसे होता है, मीन्स अगर कॉमन पासेज है तो फूड तो एयर विंड पाइप में भी जा सकता है। तो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग अ फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेज द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। तो जब ये निगलने का, फूड को निगलने का जो काम होता है, एक इसमें फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वॉल्व होता है, जो क्या करता है, जो विंड पाइप को क्लोज कर देता है। जिस समय हम खाना खा रहे होते हैं या निगल रहे होते हैं उसको अंदर, जब वो जो खाना फूड पाइप के थ्रू नीचे को जाता है, तो उस समय जो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो वॉल्व होती है, उसको क्लोज कर देता है एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, और सीधे फूड को फूड पाइप में ही ले जाता है। इफ़ बाई चांस द फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। अगर फिर भी कब, जब हम खाते हुए अचानक बोल जाते हैं तो क्या होता है, जो फूड पार्टिकल है विंड पाइप में चले जाते हैं और हमको कैसी फीलिंग आती है, एक चोक्ड की फीलिंग आती है, क्योंकि वो जो हमारी जो फूड पाइप है वो चोक हो जाती है, और तो इसकी वजह से हमें हिचकी आती है या कफिंग, खांसी हो सकती है। तो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट। नाउ द फूड पाइप और esophagus. You can see here the food pipe. This is also called the
esophagus. This is the food pipe. With it, the food passes inside the stomach. The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. जो हमने फूड निकला है तो वो फूड पाइप या फिर इसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. और जो ये फूड पाइप है वो रन करता है किसके साथ साथ, हमारे गले से नीचे को गया, चेस्ट से होते हुए नीचे को जाता है. फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. और जो फूड पाइप है वो नीचे को पुश होता है फूड पाइप में, वो फूड पाइप की वॉल में नीचे को जाता है, फूड पाइप की वॉल से नीचे को जाता है फूड. तो फूड पाइप की जो वॉल होती है इसमें मसल्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड स्पिंक्चर मसल्स. और ये मूवमेंट फूड का, जो फूड है वो नीचे को जाता है, इसोफेगस में से नीचे को जाता है. और जब हम यू कैन सी दिस इज़ द फूड बॉलस. अब ये फूड बॉलस जो है नीचे को जाएगा. अब इस समय पे जो मसल्स हैं उसकी वॉल में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है. एंड दिस अब ये फूड बॉलस जब नीचे यहाँ से नीचे चले जाएगा और यहाँ पर रिलैक्सेशन है और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फूड है नहीं. अब ये फूड नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर रिलैक्सेशन और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. तो जहाँ पे अब ये जो इस पोर्शन में है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रही हैं, थोड़ा फैल रही हैं ताकि उसमें फूड एंटर कर सके. तो दो अल्टरनेट जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है इस मूवमेंट में मसल्स का, तो दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्टैल्सिस. इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टैल्सिस. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स. तो ये जो मूवमेंट है किसके थ्रू होता है, एलिमेंट्री कैनाल के, एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड. और इसकी और जो फूड है उसको नीचे को ले आता है. इन फिगर्स यू कैन सी. और ये फूड नीचे को पुश किया जाता है. तो ये फूड के मूवमेंट की जो प्रोसेस है ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है. पूरी जितनी भी हमारी आहार नाल होती है, जिस जहाँ जहाँ फूड जाता है, तो ये पूरी प्रोसेस जो है फूड के नीचे को जाने की पूरी आहार नाल में होती है और डाउनवर्ड्स जो है फूड जाता है. एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट. और जिस समय ये फूड जो है हमारी आहार नाल के द्वारा, हमारे स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो वॉमिटिंग हो जाती है, हमको बाहर निकल जाता है फूड. Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. अब ऐसा कुछ भी हुआ हो तो याद कीजिए, जब आपने खाना खाने के बाद एकदम तुरंत आपने वॉमिट कर दिया हो, आपको वॉमिटिंग हो गई हो, तो उसका रीज़न जो है सोचिए उसके बारे में क्या हो सकता है. डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर. अब इसको डिस्कस करें अपने पेरेंट्स के साथ. नाउ द स्टमक. द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग. Its shape is like a flattened J shape and it is the widest part of the alimentary canal. अब जो शेप है इसका वो कैसा होता है, एक तो फ्लैटेंड शेप होता है, जे शेप, जो स्टमक का जो शेप होता है वो जे शेप है. यू कैन सी हेयर दिस इज द स्टमक एंड शेप इज द अल्फ़ाबेट जे. और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, चौड़ा पार्ट है, जहाँ पर जो फूड है उसका डाइजेशन होता है. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर. अब ये फूड को रिसीव करता है इससे, फूड पाइप से. फूड पाइप से फूड कहाँ आया, स्टमक में आया एक एंड में, एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर एंड. और एक एंड से, तो एक एंड स्टमक के एक एंड से फूड रिसीव हुआ और दूसरे एंड से कहाँ चले जाता है, ये कहाँ खुलता है दूसरा एंड. यू कैन सी दिस एंड. देखिए ये जो एंड है ये फूड पाइप का, यहाँ जो यहाँ से फूड जो है एंटर करा स्टमक के अंदर, और इस एंड से जो फूड है वो आफ्टर डाइजेशन, जितना भी डाइजेशन स्टमक के अंदर हो गया, इस स्टमक के अंदर जितना भी डाइजेशन हुआ, इसके बाद जो फूड है वो यहाँ से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो स्टमक की जो अंदर की जो लाइनिंग है उससे सिक्रेशन होता है, उससे निकलता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो इनसे इन सब चीज़ों का इससे सिक्रेशन होता है। अब देखिए, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो म्यूकस होता है वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और म्यूकस जो है एक उसमें बहुत लुब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेंट होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, क्योंकि एसिड आपको मालूम है कि एसिड जो है उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, बहुत कोरोसिव नेचर होता है। तो इसके कोरोसिव नेचर से उसको प्रोटेक्शन देता है म्यूकस। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड and makes the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act। अब देखिए, जो एसिड है वो हमारे स्टमक में जो हम खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया जो एंटर कर गए हैं तो उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है जो फूड में है बैक्टीरिया, एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और जो स्टमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक मीडियम बना देते हैं ताकि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसमें एक्ट कर पाएँ, उसमें अपना काम कर पाएँ। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस है उनका जो फंक्शन है वो क्या है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड जो है स्टमक के बाद जो नेक्स्ट एंड है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। अब फूड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कॉइल्ड है, इसका जो स्ट्रक्चर है कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दैट यू कैन सी। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, पूरा कॉइल्ड है। तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, अगर इसे खोला जाए तो ये स्ट्रक्चर लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग है। तो इतना मीटर जो है इसकी लेंथ है इस स्मॉल इंटेस्टाइन की। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेंक्रियास। तो लीवर से होने वाला जो सिक्रेशन है, जो सिक्रेट होता है लीवर से, और पेंक्रियास से जो सिक्रेशन होता है उसको ये रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। बिसाइड्स इस वॉल ऑल्सो सिक्रेट्स जूस। इसके अलावा जो इसकी वॉल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वो भी बहुत सारे जूसेस को सिक्रेट करती हैं। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन राइट साइड। तो लीवर जो है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, और कहाँ पर है ये, हमारे जो एब्डोमेन है उसके राइट साइड में है, उसके अपर पार्ट में है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। दिस पॉइंट यू हैव टू नोट, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। liver is the largest gland in the body and it secretes bile juice। और इससे सिक्रेशन किस चीज़ का होता है, लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। अब जो ये बाइल जूस का जो सिक्रेशन होता है ये कहाँ स्टोर्ड होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैला जैसा होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। दैट यू कैन सी इन फिगर। देखिए, ये गॉल ब्लैडर आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द गॉल ब्लैडर। और ये गॉल ब्लैडर किसको स्टोर करता है, बाइल जूस को। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब ये बाइल का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है इस बाइल जूस का, फैट का डाइजेशन करने में। ये हम जो फूड लेते हैं उसमें जो फैट होता है, फैट मीन्स जैसे लाइक ऑयल, घी एक्सेट्रा, तो इसका डाइजेशन करता है बाइल जूस। द पेंक्रियास इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। और पेंक्रियास क्या है, ये क्रीम कलर का एक लार्ज ग्लैंड है जो स्टमक के जस्ट नीचे है। दैट यू कैन सी दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेंक्रियास। द पेंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। अब जो ये पेंक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन इनको क्या करता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब जो थोड़ा फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है
तो उसमें जो थोड़ा डाइजेस्टेड फूड है अब कहाँ पहुँचा, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुँचा, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो जितना भी अब डाइजेशन बचा हुआ है, तो जो इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइन की वॉल से सिक्रेट होने वाला, उस पूरे डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं, और फूड के कंपोनेंट्स में जितना भी बचा होता है डाइजेशन, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स एज ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है, सिंपल शुगर में, जैसे ग्लूकोज है, और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोक डाउन हो जाता है, और ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में चेंज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स में। नाउ हियर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। In 1822, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and make a hole in his stomach. देखिए जो स्टमक की जो वर्किंग है ये डिस्कवर हुई है कि एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट था, एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुआ स्टमक की वर्किंग के बारे में। तो 1822 में एक एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का एक आदमी था, जिसको कि एक जो बुलेट है उसने उसकी चेस्ट वॉल को डैमेज करते हुए और उसके स्टमक में एक होल बना दिया। ही वॉज बॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बॉमोंट। तो उनको ले आया गया एक अमेरिकन डॉक्टर के पास, आर्मी डॉक्टर थे वो। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। तो जो डॉक्टर ने उस पेशेंट को बचा तो लिया, लेकिन उसकी जो स्टमक में जो होल हुआ था उसको प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं कर पाए और बैंडेज कर दिया, उसको बैंडेज लगा के उसको रख दिया। बोमन टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो उस स्टमक के अंदर उस होल के थ्रू देख पा रहे थे। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने कुछ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन जो है उनके द्वारा बनाया गया। बोमन फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड। उन्होंने देखा कि स्टमक में जो फूड की चर्निंग की प्रोसेस हो रही है, चर्निंग मीन्स मथने की, जैसे चर्नर की जो हेल्प से जो काम होता है चर्निंग का, वही काम वहाँ पे हो रहा है। इट्स वॉल सीक्रेट अ फ्लूड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। उन्होंने देखा जो उसके स्टमक की जो वॉल थी उसमें से किसी एक फ्लूड का एक लिक्विड जैसा सीक्रेट हो रहा था, विच कुड डाइजेस्ट द फूड, जो कि फूड को डाइजेस्ट कर पा रहा था, जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट हो रहा था। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of food inside the stomach is complete. उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि उनके स्टमक के एंड, जो स्टमक का जो एंड है वो ओपन होता है कहाँ, इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ओपन होता है। आफ्टर डाइजेशन द फूड इनसाइड द स्टमक इज़ कंप्लीट। जब फूड के अंदर डाइजेशन कंप्लीट होता है तो वो किस में एंटर करता है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो इंटेस्टाइन में जो है एक ओपन होता है, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वो फूड। नाउ एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड जो है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो उसका डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होना है। एज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। अब आपको मालूम है जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें जो है कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का। And the small intestine is very long and it gives enough time and space for digested food to be absorbed. अब ये बहुत लंबी होती है, इसीलिए जो है बहुत टाइम मिल जाता है और स्पेस मिल जाता है इस इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब होने का। तो वी शुड नो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको पास होना है इंटेस्टाइन की वॉल में, जो ब्लड वेसल है उनमें पास होना है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब ये प्रोसेस जो होती है वो एब्जॉर्प्शन है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्ब होना। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। तो जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं। दीज आउटग्रोथ यू कैन सी, सो दीज आर द आउटग्रोथ, दीज यू कैन सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। This is known as villi or it is also called villi. तो it has the finger like projection. ये फिंगर की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटली एनहेंस्ड बाय द लार्ज सरफेस एरिया। और एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है उसके लिए हमको जो इंटेस्टाइन है उसका जो एरिया है वो लार्ज होना चाहिए।
एंड विलाई हैव यू कैन सी द विली हैव ब्लड कैपिलरीज, इसमें देख रहे हैं आप लोग ब्लड कैपिलरीज भी हैं, ये देख सकते हैं आप लोग. इट मीन्स एब्जॉर्प्टिव सरफेस इज हाईली वेस्कुलर और रिचली सप्लाइड बाय ब्लड. इसका मतलब ये है जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है वो हाईली वेस्कुलर है, उसमें ब्लड वेसल्स हैं, एंड रिचली सप्लाइड बाय ब्लड, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ब्लड का सप्लाई होता है. एंड सिंगुलर ऑफ विली इज विलस. तो कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विली? कुड बी इन इंटेस्टाइन. यस, यू कैन टेल. द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. तो जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं दैट इज कॉल्ड विली, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए. जो डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्प्शन होना है उसके लिए जो सरफेस एरिया है इंटेस्टाइन का वो इसकी वजह से बढ़ता है. ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 3 एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस. तो हर एक विलस, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो ये विलस है हर एक विलस जो सिंगुलर है इसका, तो ये नेटवर्क है पतले पतले और स्मॉल ब्लड वेसल्स का जो कि इसके सरफेस पे क्लोज होता है, ताकि जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड वेसल में जा सके. द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. तो जो विली की जो सरफेस है it absorb digested food. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substance such as the protein required by the body. अब देखिए क्या होता है, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं मीन्स फूड का जो एब्जॉर्ब पार्ट है वो ट्रांसपोर्ट होना है किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ये ब्लड वेसल के से जो है ट्रांसपोर्ट होता है, और कहाँ तक जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स को जाता है बॉडी के, जहाँ पर कि उसको यूज़ होना होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे कि प्रोटीन बनाना होता है जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, दैट इज़ अ बॉडी बिल्डिंग मटीरियल. दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. अब इसका जो यूज़ है बॉडी बिल्डिंग के लिए जो यूज़ होना है दैट इज़ कॉल्ड assimilation. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. तो सेल्स के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज है उनका ब्रेक डाउन होता है किसके हेल्प से, ऑक्सीजन के हेल्प से जो हम इनहेल करके लेते हैं, और किस में होता है ब्रेक डाउन, जो ग्लूकोज है किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और हमारी बॉडी से जो है एनर्जी रिलीज होती है. ये पूरा फंक्शन है. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है तो वो ब्लड वेसल्स में गया, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है और अनएब्जॉर्ब पार्ट है वो कहाँ जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जिसको कि बाद में एक्सपेल होना है. नाउ अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन. तो यू कैन सी द फिगर ऑफ लार्ज. दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन and this is the in end of the this is anus. From this the food is expelled out. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 centimeter long, you know that. And now the large intestine. The large intestine is wider and shorter than small intestine and it is about 1.5 meter in length. तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा चौड़ी है, और लेंथ में भी उससे छोटी है. इट इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर मीटर इन लेंथ. तो इसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर है. इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. तो इसका फंक्शन है जो वाटर की क्वांटिटी है उसको एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, उसके साथ साथ कुछ सॉल्ट हैं, अनडाइजेस्टेड फूड के जो कुछ सॉल्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना. एंड द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as semi solid pieces. तो जो तो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड का जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में चले जाता है और वहाँ अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है. द फीकल मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो और जो फीकल मैटर है, जो ये अर्ध ठोस मल है, ये एनस के थ्रू टाइम टू टाइम रिमूव होते रहता है. एंड दिस इज़ कॉल्ड इजेशन. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इजेशन. तो व्हाट इज इजेशन? द रिमूवल ऑफ fecal matter from the anus time to time. This is egestion. Now next, digestion in grass eating animal. अब देखिए ग्रास ईटिंग एनिमल जो हर्बीवोरस एनिमल है उनमें डाइजेशन कैसे होता है. हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बेफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. तो कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि गाय, भैंस वगैरह जो और भी जो ग्रास ईटिंग एनिमल हैं जैसे गोट, तो
जो कंटिन्यूसली च्यूइंग करते हैं इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जिस समय नहीं भी कुछ खा रहे होते हैं वो, तब भी आपने उनको चबाते हुए, खाने को चबाते हुए देखा होगा। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड rumen। तो ये इस समय करते क्या हैं, जिसको हम हिंदी में जुगाली करना भी कहते हैं जानवरों का। तो उसमें ये कर क्या रहे होते हैं, दे क्विकली swallow द ग्रास, तो जल्दी से जो तुरंत जिस समय वो घास खा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा तुरंत उस घास को निकलते रहते हैं एंड उसको स्टोर कर लेते हैं स्टमक के एक पार्ट में, दैट इज़ कॉल्ड rumen, दैट यू कैन सी इन फिगर। दिस इज दी rumen। तो यहाँ वो पार्ट स्टोर हो जाता है। Here the food gets partially digested and is called curd। तो ये फूड जो है यहाँ पर पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, थोड़ा ही डाइजेस्ट होता है, जिसको हम कर्ड कहते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड एनिमल्स चूज इट। अब बाद में क्या होता है, ये कर्ड है रिटर्न उसके मुंह में, क्योंकि वो पार्सली डाइजेस्टेड है, पूरा डाइजेस्ट तो है नहीं, तो वो उनके मुंह में वापस आता है छोटे छोटे लम्स के पीसेस के रूप में। एंड द एनिमल्स चूज इट, और उसके बाद वो एनिमल उसको चबाते रहता है मुंह में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और इस प्रोसेस को, इस चबाने की प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। एंड ऐसे एनिमल्स को जो ऐसा प्रोसेस करते हैं रूमिनेशन की, दीज आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो घास होती है उसमें सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो जो रूमिनेंट्स हैं, जैसे कि कैटल है, डियर है या गोट एटसेट्रा है, तो बैक्टीरिया इनके जो रूमेन में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो ज़्यादातर जो एनिमल हैं उनके साथ साथ ह्यूमन भी ये जो है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो एनिमल्स हैं जैसे हॉर्स हो गया, रैबिट हैं, तो इनके बॉडी में एक सैक लाइक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड सीकम, और जो होता है आपका इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। यू कैन सी दिस इन फिगर, दिस इज द सीकम, यू कैन सी। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans। तो जो सेल्यूलोज है हमारे, उनके फूड का जो सेल्यूलोज होता है इज डाइजेस्टेड हेयर, यहाँ पर जो ये पार्ट है सीकम, यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। और किसका एक्शन होता है इसमें, किसके एक्शन के द्वारा, बैक्टीरिया के। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसमें एक्ट करते हैं, जिसके द्वारा इसका डाइजेशन होता है सेल्यूलोज का, जो कि ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं होते। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पजेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने पढ़ा होगा कभी कि एनिमल्स जिनके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन यहाँ बहुत सारे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनके पास मुंह ही नहीं होता, ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्मॉल एनिमल लाइक अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। तो देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो कैसे वो फूड को लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो इस सेक्शन में जो नीचे दिया हुआ है इसमें आप कुछ इंटरेस्टिंग वेज के बारे में पढ़ेंगे जिससे एनिमल जो है फूड को इनटेक करते लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इन दिस नेक्स्ट टॉपिक दिस इज द फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो अमीबा क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, बिकॉज वी कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मीन्स ये अपने आप में पूरा एक सिंगल सेल है। जैसे हमारी बॉडी है, जो वी हैव अ लॉट ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स, हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स वी हैव, बट अमीबा इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल bubble like vacuoles।
तो जो अमीबा है उसकी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन होती है और एक डेंस घना राउंडेड न्यूक्लियस होता है और बहुत से बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिकाएँ होती हैं. दैट यू कैन सी इन दिस फिगर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. दिस इज द न्यूक्लियस. This you can see, this is the nucleus, this the pseudopodia, and pseudopodia is also known as false feet, and these are the food vacuoles. These are the food vacuoles, you can see. Amoeba constantly changes its shape and position. तो अमीबा जो है अपना जो शेप है उसको चेंज करते रहता है, अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करते रहता है. इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोफोडिया. और ये क्या करता है, इसकी बॉडी से निकलते रहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको सीडोफोडिया कहते हैं, या इसको फॉल्स फीट भी कहते हैं. और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड, ये इसका जो काम होता है सीडोफोडिया का, इसका होता है. ये फॉल्स फीट है, मीन्स फॉल्स फीट इसलिए है क्योंकि ये बॉडी के किसी भी कहीं पर से भी ये आउटग्रोथ निकल सकते हैं, ये प्रोजेक्शन निकल जाते हैं. और ये मूवमेंट, इनका काम मूवमेंट का करने का है और फूड को कैप्चर करने का है. जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कैसे सीडोफोडिया यहाँ पे, ये कैसे सीडोफोडिया यहाँ पे बन गए हैं अपने आप ही, और ये फूड को कैप्चर कर रहे हैं, फूड को ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं बॉडी के. अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और जो अमीबा है वो फीड करता है, खाता है कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को. व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेज आउट सीडोफोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ्स इट. और जब इसको सेंस होता है कि फूड उसके आसपास है तो इसकी बॉडी से जो सीडोफोडिया है वो बाहर आ जाते हैं, मीन्स जो आउटग्रोथ है फिंगर लाइक्स वो बाहर आ जाती हैं फूड के चारों ओर और उसको एनगल्फ कर लेती हैं, निगल लेती हैं. द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल. अब फूड जो है वो ट्रैप्ड हो जाता है किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर. देखिए जो ये फूड है ये फूड वैक्यूल के अंदर है. ये पहले इसने इस फूड को लिया विद द हेल्प ऑफ सीडोफोडिया, और जो ये फूड वैक्यूल्स है इसके अंदर ये फूड है. दिस इज द फूड इनसाइड द फूड वैक्यूल्स. डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल. अब उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे सिक्रेशन होता है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस का, जो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं इस फूड को. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. अब इस फूड पर ये एक्ट करते हैं और उसको छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं. ग्रेजुअली द डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब. अब धीरे धीरे जो फूड डाइजेस्ट होता है और उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में. द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. अब ये जो एब्जॉर्ब फूड है, एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है, इसका यूज़ होता है उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए. मल्टीप्लिकेशन मीन्स जो आगे को जो ऑर्गेनिज्म है वो 1 2 3 4 इस तरीके से इनकी क्वांटिटी में जो इंक्रीज़ होता है वो उसके लिए. द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल. अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है जैसे हमारी बॉडी से इजेशन होता है तो वैसे इसकी बॉडी से भी उसको एक्सपेल होना है. तो एक्सपेल कैसे होता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है ये फूड वैक्यूल के जो वैक्यूल्स है उसी के द्वारा ये बाहर भी आ जाता है. ऐसी आउटग्रोथ नहीं बनती है और वो आउटग्रोथ उसको बाहर एक्सपेल कर देती है. द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑन एनिमल्स. जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन की, फूड के डाइजेशन की और एनर्जी के रिलीज़ करने की, वो और एनिमल्स की तरह इसमें भी है.